हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर आवर अर्थ एंड द सोलर सिस्टम का 6th मॉड्यूल पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आपको याद होगा पिछले मॉड्यूल में हमने पढ़ा था हमारे प्लैनेट अर्थ के बारे में और कुछ अदर प्लैनेट्स के बारे में। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे सैटेलाइट्स के बारे में और साथ ही पढ़ेंगे अबाउट द मून। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं सैटेलाइट्स की। सैटेलाइट्स, क्या आपको पता है सैटेलाइट्स किसे कहते हैं? चलो मैं बताती हूँ। फ्रेंड्स, सैटेलाइट्स वो हेवनली बॉडीज होती हैं जो प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, यानी प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमती हैं। और ये तो तुम जानते ही हो कि प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। तो ऐसे ही सैटेलाइट्स जो हैं वो प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। और फ्रेंड्स, जैसे ज्यादातर प्लैनेट्स वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती हैं, उसी तरह सैटेलाइट्स भी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती हैं। और प्लैनेट्स की ही तरह सैटेलाइट्स की अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती। तो चलो फ्रेंड्स, एक बार रिकॉल करते हैं। प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं और सैटेलाइट प्लैनेट्स के अराउंड। और फ्रेंड्स, जैसे ज्यादातर प्लैनेट्स वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती हैं, उसी तरह सैटेलाइट्स भी वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती हैं। और प्लैनेट्स की ही तरह सैटेलाइट्स की भी अपनी हीट और लाइट नहीं होती। तो फ्रेंड्स, सैटेलाइट्स जो हैं वो सन की लाइट रिफ्लेक्ट होने से शाइन करती हैं। समझ आया तुम्हें? देखा कितनी सिमिलैरिटीज हैं प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के बीच में। फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं? क्या तुम जानते हो हमारे सोलर सिस्टम में कितनी सैटेलाइट्स हैं? फ्रेंड्स, हमारे सोलर सिस्टम में 160 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स हैं। तो चलो ऐसे ही एक सैटेलाइट के बारे में जानते हैं। और वो सैटेलाइट कौन सी है? द मून। फ्रेंड्स, हमारी अर्थ के पास एक ही नेचुरल सैटेलाइट है और वो है मून। मून अर्थ की सबसे क्लोज हेवनली बॉडी है। अगर हम मून के साइज की बात करें तो मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का सिर्फ 1/4 हिस्सा है। लेकिन जब भी हम नाइट स्काई की तरफ देखते हैं तो मून हमें अच्छा खासा बड़ा दिखाई देता है। अब ऐसा क्यों होता है? अर्थ के कंपैरिजन में मून तो काफी छोटा है, लेकिन फिर भी हमें ऐसा अपीयर होता है कि मून काफी बड़ा है। तो फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मून अर्थ के सबसे ज्यादा पास है एज कंपेयर टू अदर हेवनली बॉडीज। अगर हम मून का डिस्टेंस देखें अर्थ से तो वो है 3,84,400 kilometers. So we can also say that the moon is 3,84,400 kilometers away from the earth. Friends, अगर आप नाइट स्काई को रेगुलरली ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि मून की शेप्स बदलती रहती हैं और किसी किसी दिन तो हमें मून नजर भी नहीं आता। सो फ्रेंड्स, मून के बारे में एक और खास बात बताती हूँ। ये तो आप जानते ही हो कि सैटेलाइट्स के पास अपनी कोई हीट और लाइट नहीं होती और मून भी एक सैटेलाइट ही है, तो मून के पास भी अपनी हीट और लाइट नहीं है। मून जो है वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और मून का जो पार्ट लिट अप होता है वो हमें दिखाई देता है। फ्रेंड्स, हमें मून का साइज इंक्रीज और डिक्रीज होता हुआ भी दिखाई देता है।
हमें ऐसा भी लगता है कि मून अलग अलग पोजीशंस पर है और अलग अलग शेप्स फॉर्म करता है। इन्हें फेजेस ऑफ मून कहते हैं। सो फ्रेंड्स, फेजेस ऑफ मून क्या होता है? जब हमें मून का साइज इंक्रीज और डिक्रीज होता हुआ दिखाई देता है, या फिर हमें ऐसा लगता है कि मून अलग अलग पोजीशंस पर है और अलग अलग शेप्स फॉर्म कर रहा है, तो इसे फेजेस ऑफ मून कहते हैं। फ्रेंड्स, ये तो तुम जान ही गए हो कि मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ मूव करता है, यानी कि इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। और कितना टाइम लेता है मून अर्थ का एक राउंड लगाने में? चलो मैं बताती हूँ। मून टेक्स अबाउट 27 days टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ द अर्थ। यानी मून जो है वो अबाउट 27 days लेता है अर्थ का एक राउंड कवर करने में, जिसको हम रेवोल्यूशन ऑफ मून भी कहते हैं। फ्रेंड्स, मून की जो शेप हमें दिखाई देती है वो चेंज होती रहती है नाइट बाय नाइट। सो फ्रेंड्स, तुमने फेजेस ऑफ मून के बारे में जाना, तो हम ये कह सकते हैं कि फेजेस ऑफ मून के अलग अलग स्टेजेस हैं, एक साइकिल की तरह, जो शुरू होते हैं न्यू मून से और पहुंचते हैं फुल मून फेज की तरफ, एंड देन बैक अगेन टू न्यू मून फेज, जैसा कि तुम अपने स्क्रीन्स पर भी देख रहे हो। अब तुम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे कि न्यू मून और फुल मून क्या है। तो फ्रेंड्स, लेट मी एक्सप्लेन। न्यू मून होता है जब आपको मून बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, स्काई बिल्कुल डार्क होता है, तो इसे न्यू मून या अमावस्या कहते हैं। और फुल मून होता है जब आपको कंप्लीट मून नजर आता है। ये न्यू मून के ऑलमोस्ट 15 days के बाद होता है। इसे हम पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, अब तो आपको समझ आ गया कि न्यू मून फेज और फुल मून फेज क्या होता है। तो अब आगे ध्यान से सुनो। जब मून न्यू मून फेज से ट्रैवल करता हुआ फुल मून फेज की तरफ जाता है, तो जो पार्ट हमें दिखाई देता है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और इस इंक्रीज को कहते हैं वैक्सिंग ऑफ द मून। क्या कहते हैं? वैक्सिंग ऑफ द मून। एक बार फिर से बताती हूँ फ्रेंड्स, कि जब मून न्यू मून फेज से ट्रैवल करता हुआ फुल मून फेज की तरफ जाता है, तो जो पार्ट मून का हमें दिखाई देता है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और इस इंक्रीज को क्या कहते हैं? इस इंक्रीज को कहते हैं वैक्सिंग ऑफ द मून। और सिमिलरली, जब मून फुल मून फेज से न्यू मून फेज की तरफ आता है, तो जो पार्ट हमें दिखाई देता है वो कम होता जाता है, और इस डिक्रीज को क्या कहते हैं? इस डिक्रीज को कहते हैं वेनिंग ऑफ द मून। इसे भी एक बार रिपीट करते हैं कि जब मून फुल मून फेज से न्यू मून फेज की तरफ आता है, तो जो पार्ट हमें दिखाई देता है वो कम होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। तो फ्रेंड्स, इस डिक्रीज को कहते हैं वेनिंग ऑफ द मून। तो फ्रेंड्स, ये फेजेस तो तुम्हें समझ आ गए। अब आगे बढ़ते हैं और मून के कुछ फीचर्स के बारे में जानते हैं। मून पर लाइफ सपोर्ट करने के लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं हैं, एयर एंड वाटर नहीं है। मून के सरफेस पर फ्रेंड्स माउंटेन्स, प्लेन्स और डिप्रेशंस यानी गड्ढे हैं, जो मून के सरफेस पर शैडो फॉर्म करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, मून पर जो है वो लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लाइफ के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस हैं, एयर एंड वाटर,
जो हमारी अर्थ पर अवेलेबल है वो मून पर अवेलेबल नहीं है, और मून पर सिर्फ माउंटेन्स, प्लेन्स और डिप्रेशंस हैं। अब फ्रेंड्स, आप ये सोच रहे होंगे कि हमें इतना सब मून के बारे में कैसे पता चला, किसने मून को एक्सप्लोर किया? तो चलो अब उनके बारे में जानते हैं। सो फ्रेंड्स, जो पहले एस्ट्रोनॉट मून पर गए थे उनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। सो फ्रेंड्स, नील आर्मस्ट्रॉन्ग was the first astronaut who landed on the moon। और क्या आप जानते हो कि कौन से इंडियन एस्ट्रोनॉट थे जो मून पर गए थे? राकेश शर्मा। सो राकेश शर्मा was the first Indian to land on moon। तो चलो फ्रेंड्स, अब हमने इतना कुछ जान ही लिया है मून के बारे में, तो अब एक छोटा सा रिवीजन भी कर लेते हैं। सैटेलाइट्स वो हेवनली बॉडीज होती हैं जो प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। सैटेलाइट्स की अपनी हीट और लाइट नहीं होती। मून अर्थ की ओनली नेचुरल सैटेलाइट है। मून अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर्स दूर है। मून अराउंड 27 डेज लेता है अर्थ का एक राउंड कवर करने में, और मून पर लाइफ सपोर्ट करने की फेवरेबल कंडीशंस नहीं हैं। कुछ और हेवनली बॉडीज के बारे में, जैसे एस्टेरॉइड्स, मीटियोर्स एंड कॉमेट्स। आई नो आप बहुत एक्साइटेड हो इन सभी हेवनली बॉडीज के बारे में जानने के लिए। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं सबसे पहले एस्टेरॉइड्स की तरफ। फ्रेंड्स, एस्टेरॉइड्स छोटी छोटी हेवनली बॉडीज होती हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। तो फ्रेंड्स, एस्टेरॉइड्स क्या होती हैं? एस्टेरॉइड्स छोटी छोटी हेवनली बॉडीज होती हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, मतलब सन के चारों तरफ घूमती हैं। बेसिकली एस्टेरॉइड्स रॉक्स के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं जो स्पेस में फ्लोट करते हैं। देखो अपने स्क्रीन पर, कितने एक्साइटिंग है ना ये फीचर हमारे यूनिवर्स का। तो फ्रेंड्स, एस्टेरॉइड्स रॉक्स के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं जो स्पेस में फ्लोट करते हैं, और ज्यादातर एस्टेरॉइड्स मार्स और जुपिटर के बीच में प्रेजेंट होते हैं। और इस रीजन को, यानी द रीजन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, इसे एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड बेल्ट, क्योंकि इस रीजन में एस्टेरॉइड्स लोकेटेड हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि एस्टेरॉइड्स कौन से दो प्लैनेट्स के बीच में लोकेटेड है, तो आप क्या रिप्लाई करोगे? आप रिप्लाई करोगे that asteroids are located between Mars and Jupiter। और फ्रेंड्स, ये भी हमने जाना कि जो मार्स और जुपिटर का रीजन है जहाँ पर एस्टेरॉइड्स होते हैं, उसे एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। इन्हें प्लैनेटॉइड्स या माइनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स, जो एस्टेरॉइड्स हैं वो प्लैनेट्स की ही तरह सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। और साइंटिस्ट का ये मानना है कि एस्टेरॉइड्स एक प्लैनेट का ही पार्ट है जो कई साल पहले एक्सप्लोड हुआ था। सो फ्रेंड्स, एस्टेरॉइड्स के बारे में तो तुम समझ ही चुके हो। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक और हेवनली बॉडी के बारे में, और वो हैं मीटियोर्स। फ्रेंड्स, मीटियोर्स क्या होते हैं ये जानने से पहले आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि रात में एक ब्राइट सी लाइट दिखाई देती है स्काई में जो बहुत तेजी से मूव करती है? इन्हें मीटियोर्स कहते हैं। इन्हें फ्रेंड्स हम शूटिंग स्टार्स के नाम से भी जानते हैं। अब तो आप समझ ही गए हो
कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? सो फ्रेंड्स, मीटियोर्स रॉक्स के स्मॉल पीसेस होते हैं जो सन के अराउंड मूव करते हैं। फिर से रिपीट करती हूँ, मीटियोर्स रॉक्स के स्मॉल पीसेस होते हैं जो सन के अराउंड मूव करते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत छोटे होते हैं साइज में, इसीलिए विजिबल नहीं होते। और मीटियोर्स हमें स्काई में सिर्फ तभी दिखाई देते हैं जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं। एटमॉस्फेयर यानी एक लेयर ऑफ एयर जो अर्थ के सरफेस के चारों तरफ होती है। तो फ्रेंड्स, मीटियोर्स हमें सिर्फ तभी दिखाई देते हैं जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं। ज्यादातर मीटियोर्स बर्न होकर गैसेस बन जाते हैं, लेकिन कुछ बड़े मीटियोर्स पूरी तरह से बर्न नहीं होते। वो अर्थ के सरफेस पर पहुंच जाते हैं और मीटियोराइट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मीटियोराइट्स। जब वो अर्थ के सरफेस पर पहुंच जाते हैं। अब सोचो फ्रेंड्स, जब अर्थ के सरफेस पर पहुंच जाते हैं तो हमारी अर्थ पर इन मीटियोराइट्स का क्या असर होता है? सोचो। चलो मैं बताती हूँ। मीटियोराइट्स का अर्थ पर ये इफेक्ट होता है कि जब वो अर्थ से टकराते हैं तो बड़े बड़े डिप्रेशंस यानी गड्ढे हो जाते हैं, जिन्हें हम क्रेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम इन लार्ज डिप्रेशंस को? क्रेटर्स। और फ्रेंड्स, ऐसे कई क्रेटर्स आपको पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलेंगे। और ये जो क्रेटर आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये एरिज़ोना यूएसए में है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट नोन क्रेटर है। तो फ्रेंड्स, हमने जाना मीटियोर्स के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और एक और हेवनली बॉडी की तरफ चलते हैं। और वो हेवनली बॉडी कौन सी है? कॉमेट्स। फ्रेंड्स, कॉमेट्स वो हेवनली बॉडीज हैं जो स्नो और रॉकी डस्ट से बनी हैं। कॉमेट्स भी बाकी हेवनली बॉडीज की ही तरह सन के अराउंड मूव करती हैं अपने ऑर्बिट में। ऑर्बिट तो आप जानते ही हो, जो एक पाथ होता है, एक रास्ता होता है जहाँ पर हेवनली बॉडीज मूव करती हैं सन के अराउंड। सो फ्रेंड्स, एक बार रिकॉल तो बनता ही है। कॉमेट्स हेवनली बॉडीज हैं जो स्नो और रॉकी डस्ट से बनी हैं। कॉमेट्स भी बाकी हेवनली बॉडीज की तरह सन के अराउंड मूव करती हैं। और जब कॉमेट्स सन के पास पहुंचती हैं तो एक लॉन्ग टेल फॉर्म करती हैं जो ग्लो करती है। और फ्रेंड्स, ये जो एक टेल फॉर्म हुई है, ये बहुत लंबी होती है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स लंबी। तो फ्रेंड्स, देखा आपने हमारे यूनिवर्स में कितने सारी ब्यूटीफुल और मैग्निफिसेंट हेवनली बॉडीज हैं। और इन सभी हेवनली बॉडीज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो चलो अब रिकॉल करते हैं कि इस मॉड्यूल में हमने अब तक क्या पढ़ा। हमने 3 हेवनली बॉडीज के बारे में पढ़ा, एस्टेरॉइड्स, मीटियोर्स और कॉमेट्स। एस्टेरॉइड्स रॉक्स के बड़े बड़े पीसेस होते हैं जो स्पेस में फ्लोट करते हैं। एस्टेरॉइड्स मार्स और जुपिटर के बीच में लोकेटेड हैं। मीटियोर्स स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। कॉमेट्स वो हेवनली बॉडीज हैं जो स्नो और रॉकी डस्ट की बनी हुई है और सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। सो फ्रेंड्स, लेट्स सम अप द पॉइंट्स। Satellites are heavenly bodies that revolve around planets. Satellites do not have their own heat and light. Earth has
only one natural satellite, that is the moon. The moon is 3,84,400 kilometers away from the earth. The moon takes about 27 days to complete one revolution of the earth. The conditions favorable for life are not available on the moon. We've learned in this module about 3 heavenly bodies, and those are asteroids, meteors and comets. Asteroids are large pieces of rocks floating in space. They are located between Mars and Jupiter. Meteors are small pieces of rocks that revolve around the sun, while comets are heavenly bodies made of snow and rocky dust that revolve around the sun. So friends, ये था हमारा 7th मॉड्यूल. आई एम श्योर तुम्हें ये मॉड्यूल बहुत अच्छे से समझ आया होगा और इस मॉड्यूल पर बेस्ड किसी भी क्वेश्चन को तुम बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे.